हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको मिडवाइफरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करवाएंगे। तो यह हमारा मिडवाइफरी का दूसरा क्लास होगा। इससे पहले मैं इसका एक क्लास ले चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज मिडवाइफरी का दूसरे क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। तो यह सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है नर्सिंग के लिए, GNM, ANM, बिहार, BSc नर्सिंग, जो भी एग्ज़ाम होगा, नॉर्सेट वगैरह, एम्स, किसी में भी से आप लोग देखकर जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा यहाँ से गेस्टेशनल एज की गणना अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से की जाती है। गेस्टेशनल एज जो है, इसकी गणना जो होता है कब करते हैं हम लोग? अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से की जाती है। दूसरा है मासिक धर्म की अनुपस्थिति एमेनोरिया कहलाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? मासिक धर्म की अनुपस्थिति एमेनोरिया कहलाती है। अगला देखेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भावस्था का सब्जेक्टिव सिम्टम है एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस एवं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान क्या क्या सिम्टम है गर्भावस्था का? तो एमेनोरिया तो है ही, उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस और तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। अगला पॉइंट है, गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है। सर्विक्स का मुंह होठों की तरफ फील होता है एवं सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। अगला है 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार भ्रूण के सिर के समान हो जाती है। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार भ्रूण के सिर के समान हो जाती है। अगला पॉइंट है पेल्विस का हाईएस्ट डायमीटर। पेल्विस का हाईएस्ट डायमीटर ट्रांसवर्स कंडीशन में होता है। क्या है? पेल्विस का हाईएस्ट डायमीटर जो है यह ट्रांसवर्स कंडीशन में होता है। अगला पॉइंट है इंट्रायूटेरिन लाइफ के दौरान भ्रूण में 12 सप्ताह की उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान भ्रूण में 12 सप्ताह की उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अगला है गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाना क्या कहलाता है? गुडेल साइन कहलाता है। गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम हो जाना गुडेल साइन कहलाता है। गर्भावस्था के लक्षण क्या हैं? तो लक्षण है चैडविक साइन, हैगर साइन एवं गुडेल साइन। यह तीनों गर्भावस्था के लक्षण हैं, चैडविक साइन, हैगर साइन एवं गुडेल साइन। अगला पॉइंट है मूत्र में HCG का उपस्थित होना गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। मूत्र में HCG का उपस्थित होना गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रेगनेंसी की जांच निम्न टेस्ट से की जा सकती है। किससे किससे हम लोग प्रेगनेंसी की जांच करते हैं? तो एलिसा टेस्ट, रेडियो इम्यूनोएसे और फ्लोरो इम्यूनोएसे। किससे किससे? एलिसा टेस्ट से, रेडियो इम्यूनोएसे और फ्लोरो इम्यूनोएसे, तीनों से प्रेगनेंसी की जांच की जा सकती है। अगला पॉइंट है डिलीवरी के बाद लैक्टेशन के सप्रेशन हेतु निम्न दवा दी जा सकती है। क्या क्या? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ब्रोमोक्रिप्टाइन। अगला है USG के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा इंट्राडेसिडुअल गेस्टेशन सैक को सर्वप्रथम गेस्टेशनल सैक के 29 से 35 दिनों में पता लगाया जा सकता है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है, इसके द्वारा इंट्राडेसिडुअल गेस्टेशन सैक को सर्वप्रथम गेस्टेशनल सैक के 29 से 35 दिनों में पता लगाया जा सकता है। गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? क्विकनिंग। अगला प्रश्न देखेंगे 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी। 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला द्वारा महसूस किए जाने वाले एक्टिव फीटल मूवमेंट को क्विकनिंग कहा जाता है। तो क्विकनिंग किसे कहेंगे? जब 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी होगा तो उस समय गर्भवती महिला द्वारा महसूस जो किए जाने वाले एक्टिव फीटल मूवमेंट है, फीटल का जो मूवमेंट है उसको महसूस करते हैं, तो उसे हम लोग क्विकनिंग कहते हैं। अगला देखेंगे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन।
ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन सबसे पहले सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान महसूस किया जा सकता है। 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी में यूट्रस की हाइट सिम्फाइसिस प्यूबिस एवं अम्बिलिकस के बीच मिडवे पर होती है। 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी में यूट्रस की हाइट कहाँ पर होती है? सिम्फाइसिस प्यूबिस एवं अम्बिलिकस के बीच मिडवे पर होती है। अगला पॉइंट है 24 सप्ताह की गर्भावस्था। 24 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भाशय की फंडल हाइट अम्बिलिकस के लेवल पर होती है। आगे का पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर देखिए। प्रसव के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड। प्रसव के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य है सर्विक्स के डायलेशन में सहायता करना, प्रसव के दौरान बर्थ कनाल को फ्लश करना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्लेसेंटल सर्कुलेशन में व्यवधान को रोकना। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका क्या क्या कार्य है? पहला है सर्विक्स के डायलेशन में सहायता करना, दूसरा है प्रसव के दौरान बर्थ कनाल को फ्लश करना, और तीसरा है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्लेसेंटल सर्कुलेशन में व्यवधान को रोकना। अगला पॉइंट है फीटल पार्ट को सर्वप्रथम 20 सप्ताह पर पाल्पेट किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लक्षण हैं क्विकनिंग, मॉन्टगोमेट्री ट्यूबरकल एवं एफएचएस का डिटेक्ट होना। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये 3 लक्षण हैं, क्विकनिंग, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल एवं एफएचएस का डिटेक्ट होना। अगला पॉइंट है 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी। 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद फंडल हाइट का 32 सप्ताह के लेवल पर आ जाने का कारण है प्रेजेंटिंग पार्ट का इंगेजमेंट हो जाना। 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद फंडल हाइट का 32 सप्ताह के लेवल पर आ जाने का कारण क्या है? प्रेजेंटिंग पार्ट का इंगेजमेंट हो जाना। अगला पॉइंट है रूबेला के इंट्रायूटेराइन फीटल इन्फेक्शन का परिणाम क्या है? रूबेला के इंट्रायूटेराइन फीटल इन्फेक्शन का परिणाम क्या क्या है? जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदय बीमारियां एवं मोतियाबिंद। 3 परिणाम है, तो जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदय बीमारी एवं मोतियाबिंद। फीटस के लॉन्ग एक्सिस का सेंट्रलाइज्ड यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के साथ रिलेशन को लाई कहा जाता है। अगला देखेंगे, फीटस का वह पार्ट जो गर्भाशय के लोअर पोल पर स्थित होता है प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस कहलाता है। फीटस का वह पार्ट जो गर्भाशय के लोअर पोल पर स्थित होता है वह प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस कहलाता है। अगला पॉइंट है 50 से 55 साल की उम्र में। 50 से 55 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल का अस्थायी रूप से बंद हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। मानव भ्रूण की कॉमनेस्ट लाई लॉन्गिट्यूडनल होती है। मानव भ्रूण की कॉमनेस्ट लाई कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। और कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन कौन होगी मानव भ्रूण की? तो सिफेलिक होती है। अगला देखेंगे, भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का सबसे सामान्य कारण हेमरेज है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का सबसे सामान्य कारण क्या है? हेमरेज। अगला पॉइंट है ऑसिपिटल बोन एवं पेराइटल बोन को अलग करने वाला सूचर को कौन सा सूचर कहेंगे? लेम्बोइड सूचर। ऑसिपिटल बोन एवं पेराइटल बोन को अलग करने वाला सूचर को लेम्बोइड सूचर कहा जाता है। सैगिटल सूचर को लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहा जाता है। सैगिटल सूचर जो है यह 2 पेराइटल बोन के मध्य स्थित होता है। अगला है एंटीरियर फ्रंटानेल का निर्माण करने वाले सूचर्स हैं आगे की ओर फ्रंटल सूचर, पीछे की ओर सैगिटल सूचर तथा दोनों तरफ कोरोनल सूचर। अगला देखेंगे, पोस्टीरियर फ्रंटानेल का निर्माण निम्न सूचर के जंक्शन से होता है। आगे की ओर सैगिटल सूचर तथा दोनों तरफ लैम्बेडॉइड सूचर। मानव भ्रूण की स्कल का सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर लगभग कितना होगा? 9.5 सेंटीमीटर। मानव भ्रूण की स्किल का सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर लगभग 9.5 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट है
RH डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन फिटोमेटरनॉल ब्लीड के 72 घंटे के अंदर दे देनी चाहिए। कितने घंटे के अंदर? 72 घंटे के अंदर दे देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। इसके साथ ही आगे का पॉइंट देखेंगे। ह्यूमन फीटल स्केल में ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर लगभग 11.5 सेंटीमीटर होता है। ह्यूमन फीटल स्कल में ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर लगभग कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की पेरीनेटल इन्फेक्शन डिजीज का संक्रमण हाईली कॉन्टाजियस होती है। अगला पॉइंट है मानव भ्रूण का सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर गर्दन के नेप से ब्रेगमा के केंद्र तक स्थित होता है। मानव भ्रूण का सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर कहाँ से कहाँ होता है? गर्दन के नेप से ब्रेगमा के केंद्र तक स्थित होता है। अगला पॉइंट्स देखेंगे। मासिक धर्म के दौरान दर्द होना क्या कहलाता है? मासिक धर्म के दौरान दर्द होना डिस्मेनोरिया कहलाता है। अगला पॉइंट्स है मानव भ्रूण के स्कल में मेंटो वर्टिकल का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है। मानव भ्रूण के स्कल में मेंटो वर्टिकल का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है प्रसव के दौरान जन्म मार्ग बर्थ पैसेज से गुजरते समय भ्रूण के सिर की शेप में होने वाले परिवर्तन को मोल्डिंग कहा जाता है। मोल्डिंग किसे कहते हैं? प्रसव के दौरान जन्म मार्ग से गुजरते समय भ्रूण के सिर की शेप में होने वाले परिवर्तन को मोल्डिंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है आईयूडी लगाने की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस। आईयूडी मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगाने की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव। अगला पॉइंट है ट्रू पेल्विस के भाग क्या क्या हैं? ट्रू पेल्विस के भाग हैं इनलेट, आउटलेट एवं कैविटी। सबसे पहले पार्टोग्राफ किनके द्वारा निर्मित किया गया? तो डॉक्टर RH फिलपोटर। सबसे पहले पार्टोग्राफ जो है डॉक्टर RH फिलपोटर के द्वारा निर्मित किया गया। अगला पॉइंट है मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 55 डिग्री होता है। कितना होता है? मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है? 55 डिग्री। अगला है मानव में फीमेल पेल्विस की कैविटी की शेप को ब्रिम कहा जाता है। मानव में फीमेल पेल्विस की कैविटी की शेप को ब्रिम कहा जाता है। फीमेल पेल्विस आकार में मेल पेल्विस की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। मानव में फीमेल पेल्विस का एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर 12 सेंटीमीटर का होता है। फीमेल पेल्विस का उच्चतम डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। फीमेल पेल्विस का उच्चतम डायमीटर क्या होगा? ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? तो ओबेसिटी है, नलीपैरिटी है, हाइपरटेंशन है तथा डायबिटीज़ है। तो इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर क्या क्या है? ओबेसिटी, नलीपैरिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। अगला पॉइंट है गर्भवती महिला में सिर के डिसेंट का पता लगाने के लिए पेल्विक टू ग्रिप काम में ली जाती है। गर्भवती महिला में सिर के डिसेंट का पता लगाने के लिए पेल्विक टू ग्रिप काम में ली जाती है। अगला पॉइंट है एक महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई उसे प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। अगला पॉइंट है एंटीनेटल एडवाइस में शामिल है। एंटीनेटल एडवाइस में शामिल क्या क्या है? माता को प्रतिदिन 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त लेने को प्रोत्साहित करना। माता को आयरन व फॉलिक एसिड टैबलेट लेने कहना। और तीसरा है टेटनस टॉक्साइड का टीकाकरण करवाना। एंटीनेटल एडवाइस में क्या क्या शामिल है? 3 पॉइंट्स शामिल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट्स है
जो भी गर्भवती माता हैं उनको प्रतिदिन 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त लेने को प्रोत्साहित करना है। दूसरा है माता को आयरन दूसरा है माता को आयरन व फॉलिक एसिड टैबलेट लेने कहना है। और तीसरा है टेटनस टॉक्साइड का टीकाकरण करवाना। यह 3 एडवाइस है। अगला पॉइंट देखेंगे, सामान्य प्रसव को यूटोसिया कहते हैं। सामान्य प्रसव को क्या कहेंगे? यूटोसिया कहते हैं। अगला पॉइंट है असामान्य प्रसव को फिर क्या कहेंगे? सामान्य प्रसव को तो यूटोसिया कहेंगे और असामान्य प्रसव को डिस्टोसिया के नाम से जाना जाता है। और जन्म देने के प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन कहते हैं जन्म देने के प्रक्रिया को पार्चुरेशन। आगे का पॉइंट्स देखेंगे, गर्भावस्था का वेलकम साइन लाइटनिंग है। गर्भावस्था का वेलकम साइन क्या है? लाइटनिंग है। ट्रू लेबर पेन का लक्षण क्या क्या है? ट्रू लेबर पेन का लक्षण है दर्दयुक्त गर्भाशयी संकुचन, दर्द का सर्विक्स के डायलेशन से संबंधित होना तथा शोक का उपस्थित होना। ट्रू लेबर पेन का लक्षण 3 है। पहला है दर्दयुक्त गर्भाशयी संकुचन, दूसरा है दर्द का सर्विक्स के डायलेशन से संबंधित होना और तीसरा है शोक का उपस्थित होना। अगला पॉइंट है प्रसव की फर्स्ट स्टेज के दौरान रक्त मिश्रित सर्वाइकल म्यूकस प्लग का बाहर निकलना शोक कहलाता है। शोक क्या है? प्रसव की फर्स्ट स्टेज के दौरान रक्त मिश्रित सर्वाइकल म्यूकस प्लग का बाहर निकलना शोक कहलाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रसव की प्रथम अवस्था ट्रू लेबर पेन के ऑनसेट से शुरू होती है तथा सर्विक्स के फुल डायलेशन पर समाप्त होती है। प्रसव की प्रथम अवस्था जो है यह ट्रू लेबर पेन के ऑनसेट से शुरू होती है तथा सर्विक्स के फुल डायलेशन पर समाप्त होती है। अगला है प्रसव की द्वितीय अवस्था कब होती है? सर्विक्स के फुल डायलेशन से शुरू होकर बच्चे के बाहर निकल आने पर समाप्त हो जाती है। प्रसव की द्वितीय अवस्था सर्विक्स के फुल डायलेशन से शुरू होकर बच्चे के बाहर निकल आने पर समाप्त हो जाती है। और तृतीय अवस्था है प्रसव की तृतीय अवस्था जो है बच्चे की जन्म से शुरू होती है तथा प्लेसेंटा के बाहर निकलने पर समाप्त होती है। तो प्रसव का कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेज जो हैं या तीनों स्टेज बताते हैं। पहला स्टेज में क्या होता है? ट्रू लेबर पेन के ऑनसेट से शुरू होता है तथा सर्विक्स के फुल डायलेशन पर समाप्त हो जाता है। और दूसरा जो है लेबर का सेकेंड स्टेज जो है इसमें सर्विक्स के फुल डायलेशन से शुरू होकर बच्चे के बाहर निकल आने पर समाप्त हो जाती है। और तृतीय अवस्था जो है बच्चे के जन्म से शुरू होती है तथा प्लेसेंटा के बाहर निकलने पर समाप्त हो जाती है। तो ये हमारे लेबर के 3 स्टेज हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिए। अगला है प्रसव की तृतीय अवस्था में प्लेसेंटा अलग होता है। प्रसव की तृतीय अवस्था में प्लेसेंटा अलग होता है। और चतुर्थ अवस्था कौन सा स्टेज होता है? इसे हम लोग ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहते हैं। ऐसे मेनली 3 स्टेज होता है, लेकिन 4th स्टेज अगर आप लोग मानेंगे तो उसे हम लोग ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहते हैं। माता के द्वारा बच्चे का मूवमेंट्स को महसूस करना क्विकनिंग कहलाता है। अगला पॉइंट्स है प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल डायलेशन तथा हेड के डिसेंट का घंटों में ग्राफिकल रिकॉर्ड करना पार्टोग्राफ कहलाता है। पार्टोग्राफ क्या है? प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल डायलेशन तथा हेड के डिसेंट का घंटों में ग्राफिकल रिकॉर्ड करना पार्टोग्राफ कहलाता है। अगला है लेबर के ऑनसेट के बाद किसी भी समय परंतु सर्विक्स के डायलेशन के पूर्व मेम्ब्रेन्स का फट जाना अर्ली रप्चर कहलाता है। अर्ली रप्चर क्या है? लेबर के ऑनसेट के बाद किसी भी समय सर्विक्स के डायलेशन के पूर्व मेम्ब्रेन्स का फट जाना अर्ली रप्चर कहलाता है। अगला पॉइंट है लेबर के ऑनसेट के पहले मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना प्री मैच्योर रप्चर कहलाता है। अगला है नॉर्मल लेबर की प्रथम अवस्था के प्रबंधन में शामिल है वल्वा का सेविंग करना,
स्वॉप व वाटर एनिमा देना तथा कैथेटर लगाना। नॉर्मल लेबर की प्रथम अवस्था में कौन कौन से प्रबंधन शामिल हैं? पहला है वल्वा की सेविंग करना, दूसरा है स्वॉप व वाटर एनिमा देना और तीसरा है कैथेटर लगाना। अगला है जन्म के बाद नवजात के सिर को थोड़ा नीचे झुकाकर रखते हैं। जन्म के बाद नवजात के सिर को थोड़ा नीचे झुकाकर रखते हैं क्योंकि ट्रैकियो ब्रैंकियल ट्री में जमा म्यूकस के ड्रेनेज में सहायक हो। ट्रैकियो ब्रैंकियल ट्री में जो म्यूकस जमा हो जाता है उसके ड्रेनेज में सहायता हो, इसलिए जन्म के बाद नवजात के सिर को थोड़ा नीचे झुकाकर रखते हैं। अगला पॉइंट्स है प्रसव के बाद पहले 2 सप्ताह में होने वाले वैजिनल डिस्चार्ज को लोकिया कहलाता है। प्रसव के बाद जो पहला 2 सप्ताह वैजिनल डिस्चार्ज होता है उसे लोकिया कहते हैं। अगला है भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में मृत्यु का मुख्य कारण है। महिलाओं में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? भारत में सर्वाइकल कैंसर। अगला पॉइंट है बच्चे के जन्म के बाद 5 से 9 दिन के दौरान होने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज को लोकिया सेरोसा कहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद 5 से 9 दिन के दौरान होने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज को लोकिया सेरोसा कहते हैं। अगला पॉइंट है एबॉर्शन का वह प्रकार जिसमें फीटस मर चुका हो। एबॉर्शन का वह प्रकार जिसमें फीटस मर चुका हो और काफ़ी समय से गर्भाशय के अंदर ही रहा हो उसे मिस्ड एबॉर्शन कहलाता है। अगला पॉइंट है लोकिया रूब्रा का रंग लाल होता है। लोकिया रूब्रा का रंग लाल होता है, इसमें ब्लड एवं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसका डिस्चार्ज प्रसव के बाद 1 से 4 दिन तक होता है। लोकिया रूब्रा का डिस्चार्ज जो है प्रसव के बाद 1 से 4 दिन का होता है और इसका रंग जो होता है यह लाल होता है। इसमें ब्लड एवं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अगला पॉइंट्स है रूबेला वैक्सीन। रूबेला वैक्सीन गर्भावस्था में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है। रूबेला वैक्सीन जो है यह गर्भावस्था में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। दूसरा है लोकिया अल्वा का रंग जो होता है यह पीला सफ़ेद होता है। अगला पॉइंट्स है प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि 12 घंटे की होती है और मल्टी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि जो होती है यह 6 घंटे की होती है। तो जो औरत पहली बार गर्भवती हुई है उसमें प्रसव अवस्था की अवधि कितना होगा? 12 घंटे और मल्टी ग्रेविडा में 6 घंटे का होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। तो इसके साथ ही अगला पॉइंट्स देखेंगे प्यूपेरल फीवर। प्यूपेरल फीवर का मुख्य कारण है प्यूपेरल सेप्सिस होता है। प्यूपेरल फीवर का मुख्य कारण है प्यूपेरल सेप्सिस। अगला पॉइंट है प्रसव की 3rd स्टेज की जो अवधि होती है वो 15 मिनट की होती है। प्रसव की 3rd स्टेज की अवधि 15 मिनट की होती है। प्रसव की 1st स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। अगला है गर्भाशय के मसल फाइबर्स की अस्थायी रूप से शॉर्टनिंग हो जाने को रिट्रैक्शन कहते हैं। गर्भाशय के मसल्स फाइबर्स की अस्थायी रूप से शॉर्टनिंग हो जाने को रिट्रैक्शन कहते हैं। अगला पॉइंट है नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन का क्या क्या प्रभाव है? लोअर यूटेराइन सेगमेंट के निर्माण में सहायक, यूट्रस का सरफेस कम करना ताकि प्लेसेंटा आसानी से अलग हो सके और तीसरा है प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ गति में सहायक होना। तो नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन का क्या क्या प्रभाव है? तो पहला है लोअर यूटेराइन सेगमेंट के निर्माण में सहायक, दूसरा है यूट्रस का सरफेस कम करना ताकि प्लेसेंटा आसानी से हो सके और तीसरा है प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ गति में सहायक होना। अगला पॉइंट देखेंगे प्रसव की प्रथम अवस्था। प्रसव की प्रथम अवस्था की घटना कौन कौन सा है? सर्विक्स का डायलेशन, सर्विक्स का इफेसमेंट और लोअर यूटेराइन सेगमेंट का पूरा निर्माण। अगला पॉइंट है सर्विक्स की डायलेशन के लिए उत्तरदायी कारक है गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन एवं रिट्रैक्शन और दूसरा है बैग ऑफ मेम्ब्रेन का निर्माण होना और तीसरा है फीटल एक्सिस प्रेशर का होना।
तो सर्विक्स की डायलेशन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन सा है? गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन एवं रिट्रैक्शन। दूसरा है बैग ऑफ मेम्ब्रेन का निर्माण होना। और तीसरा है फिटल एक्सिस प्रेशर का होना। अगला पॉइंट्स देखेंगे, इफेसमेंट वह प्रक्रिया है। इफेसमेंट क्या है? इफेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्विक्स के पेशी तंतु ऊपर की ओर खींच जाते हैं तथा लोअर यूटेराइन सेगमेंट के तंतुओं में मिल जाते हैं। तो इफेसमेंट क्या है फ्रेंड्स? इफेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्विक्स के पेशी तंतु ऊपर की ओर खींच जाते हैं तथा लोअर यूटेराइन सेगमेंट के तंतु में मिल जाते हैं। अगला पॉइंट्स है मल्टीपारा। मल्टीपारा में सर्विक्स का डायलेटेशन एवं इफेसमेंट साथ साथ होता है। अगला देखेंगे, लेबर के दौरान तुलनात्मक रूप से अपर यूटेराइन सेगमेंट एक्टिव रहता है। लेबर के दौरान तुलनात्मक रूप से अपर यूटेराइन सेगमेंट एक्टिव रहता है जबकि लोअर यूटेराइन सेगमेंट निष्क्रिय रहता है। अगला पॉइंट्स है प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए जिम्मेदार कारक है गर्भाशय की दीवार पर प्लेसेंटल साइड के सरफेस एरिया में कमी आना। प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? तो गर्भाशय की दीवार पर प्लेसेंटल साइड के सरफेस एरिया में कमी आना। तो फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।